हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई जस्ट होप कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और घटना चक्र की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है घटना चक्र से, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारे ही टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। घटना चक्र ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो जैसे हमारा पैटर्न है, पहले हम नोट्स रीडिंग करेंगे जो घटना चक्र में गिवन है, देन फर्दर हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं MCQs के, उनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो अगर आपने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, जिसमें स्टार्टिंग जो है वो होती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। तो इस पूरे ही टॉपिक को हम पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण की, तो सबसे पहले हमें थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, दैन फिर हम आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहीं पे 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में आपके। यहाँ पे स्टार मार्क करे हुए हैं ना, तो इस वजह से यहाँ से ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूछा भी जाता है कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था और ये कहाँ से संबंधित थे, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, मक्का कहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे, हज़रत मोहम्मद थे। और इसी कारण से जो ये स्थान है ये मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। आगे है, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। मतलब जहाँ हम रहते हैं भारत में, इसका ऋग्वेद के अनुसार अगर देखें तो माना जाता है कि जो भरत कबीले के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा था। आगे है, परंपरा अनुसार अगर हम बात करेंगे तो परंपरा अनुसार है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था, ये भी ध्यान रखना है। और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो ईरानियों की बात आएगी तो हिंदुस्तान आएगा, ठीक है, और यूनानियों की बात आएगी तो यूनानियों ने इंडिया कहा था। आगे है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? अरबों द्वारा। आगे है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किस सन में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 712 में हुआ था और आक्रमणकारी कौन था? ये अरब आक्रमणकारी था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। तो इसी वजह से इस बात का उल्लेख ज़्यादा नहीं होता है। सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने के द्वारा हुआ था, अरब आक्रमणकारी था वो। उसके पहले भी जो उबैदुल्लाह था उसने किया था, लेकिन वो पराजित हो गए थे और मारे गए थे, तो इस वजह से उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे है, इराक के हाकिम अल हज्जाम ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय सिंध पर किसका अधिकार था और कौन शासन कर रहा था? तो ये थे राजा दाहिर, ध्यान दीजिएगा। आगे है, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आगे है, गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 में महमूद गजनी का शासन बना। तो ध्यान रखिएगा, 1998 में महमूद गजनी जो था वो शासक बना था। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने
1025 से 26 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 17वीं बार का जो आक्रमण था वो उसमें उसने मोहम्मद गजनवी ने 1025 से लेकर 26 ईस्वी में सोमनाथ, और सबसे बड़ी लूट अगर कहा जाए तो ये माना जाता है। और ये भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा राजा था, उसका शासनकाल चल रहा था, तो भीमदेव प्रथम के समय में। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम रिपीटेडली पूछा जाता है। आगे है, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1019 से 20 के बीच। उस समय चंदेल का शासक कौन था? विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये अकेला एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। आगे है, 999 से 1027 के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। ठीक है, 1999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन उसका उद्देश्य कोई मुस्लिम स्थायी शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। आगे है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनवी एक शिक्षित एवं सुसभ्य था। ठीक है, वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वान को गजनी में एकत्र किया था। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीखे यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत तथा उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, तारीखे सुबुकदीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लैनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। आगे है, पारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसरी, विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये सबके नाम ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। ये महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी। फरिश्ता या फिरिश्ता, ठीक है, ने तारीखे फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। आगे है, इसकी किताब तारीखे फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। और किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनी के साथ। उसकी किताब का नाम क्या था? उसकी किताब किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। ठीक है, इन सब विषयों में उसकी रुचि थी और उसको ज्ञान भी था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वारामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की है। ये ध्यान दीजिएगा, अलबरूनी ने किस भाषा में की है? तहकीके हिंद की रचना की है, वो तो ठीक है, किस भाषा में की है? अरबी भाषा में की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची या सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। तो ध्यान रखना है, तहकीके हिंद जो किताब थी अलबरूनी की, उसका अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था? इनका नाम ध्यान रखना है, एडवर्ड साची। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ठीक है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो हैं किसने जारी किए थे? महमूद गजनवी ने किए थे।
महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ जो अंकित लेख था वो संस्कृत भाषा में था। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ये ध्यान दीजिएगा कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 1192 में, हम प्रीवियसली भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। आगे है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 में तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार और पुनर्विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। आगे देखते हैं 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय ने अपनी योग्यता और साहस के साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया था। तो यह ध्यान रखिएगा कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय, ठीक है। उन्होंने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी को मुकाबला दिया था और उसे परास्त भी किया था। आगे है यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। आगे है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसपे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई है या आकृति बनी हुई है। ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी। आगे है गौरी की विजयों के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य का गौरी ने एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। तो ये बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसको तहस नहस कौन किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली थी और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। आगे है प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो ये था मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड पहले टॉपिक का कुछ नोट्स जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने देखा था 570 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। मक्का कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में है, जानते हैं हमने अभी रीड किया है। आगे है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, ऑलरेडी हम एक बार रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि
712 में हुआ था। ठीक है, 712 में हुआ था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत भेजा गया था, लेकिन वो पराजित हो गया था, मारा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 712 में किया गया था, हुआ था। आगे है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ठीक है, तो 712 में हुई थी। आगे है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उबैदुल्ला भी है, लेकिन सफलता की बात की जाती है यहाँ पे। अगर असफल पूछेगा या जनरली सबसे पहला पूछा गया तो फिर ध्यान रखना है, नहीं तो नहीं ध्यान रखना है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। आगे है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? अरब थे। यहाँ चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थारे पर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था, तो ध्यान रखना है ये एक अरब था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। आगे है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो ये थी अरोड़। ठीक है, यहाँ चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु नदी की राजधानी कौन थी? अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास और अरबों के सिंध के विजय का वर्णन मिलता है। आगे है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ठीक है, तो अलतगीन था। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये सही नहीं है, क्योंकि वो चोरी लूटपाट यही सबके मकसद से आया था। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। यहाँ दिया है, महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। आगे है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो यहाँ पे कौन नहीं हुआ था? विद्याधर नहीं हुआ था। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो ये था विद्याधर। ठीक है, आगे, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था उत्बी। आगे है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो चूंकि ये क्वेश्चन ही गलत यहाँ पे पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, इससे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर जो है वो विकल्प भी होगा, जबकि फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। आगे है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो ये ध्यान रखिएगा, अलबरूनी था। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे आते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अलबरूनी। ठीक है, हमने प्रीवियस पढ़ा भी था। अलबरूनी भारत में आया था, कब आया था ये पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में। आगे है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान, वही सेम आंसर, अलबरूनी। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ऐसा नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, सही बात है। वह संस्कृत का विद्वान था, हाँ सही था। वह त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था, तो अदर फील्ड में भी वो नॉलेज रखता था, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ध्यान रखिएगा, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। आगे है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये भीमदेव द्वितीय ने किया था। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये था जयचंद। आगे है, युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। आगे आते हैं, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मोहम्मद गजनवी का नाम आता है, फिर आता है मोहम्मद गौरी का नाम, फिर आता है चंगेज खान का नाम और लास्ट में आता है तैमूर का नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? किस पे बनी थी? मोहम्मद गौरी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये था बख्तियार खिलजी। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास, ठीक है, मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला के विश्वविद्यालय जो थे उनको तहस नहस कर डाला था। आगे आते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये था बख्तियार खिलजी और इसने ही विक्रमशिला विद्यालय को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। आगे आते हैं, यहाँ पे कथन और कारण दिया है। पहला है कथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। हाँ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है, तो ये कारण भी सही है। ठीक है, कथन ए और बी दोनों सही है और वो सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर लेते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने वाला प्रथम श्रेय सुल्तान मोहम्मद गजनवी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संशवनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। तो ये था हमारा क्वेश्चन आया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, एक्सप्लेनेशन को भी रीड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सल्तनत काल का जो पीरियड है उसको स्टार्ट करेंगे और उनको डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द वे, थैंक यू।